आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपका टर्म 1 का भी है और टर्म 2 का भी है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस है और जो आपके सिलेबस में है वही क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चंस बहुत सारा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस है वही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके सिलेबस में क्या है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन माने क्या हो गया, मतलब देखिए जब जनन के टाइम एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल जाएगा उसी को बोला जाएगा लैंगिक जनन संचारित रोग। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सुजाक है और जो एड्स है ये दोनों के दोनों क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए आप लोग याद रखिएगा जो सुजाक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गोनोरिया भी बोला जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुजाक को ही क्या बोला जाता है, गोनोरिया। तो गोनोरिया और ये जो एड्स है ये दोनों के दोनों क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बी और ये सी है ये दोनों का दोनों सही है। तो बी और सी दोनों सही आपका हो जाएगा। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में है क्या है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है कैसा होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा और एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। क्लियर है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो जो यौन परिपक्वता की जो अवधि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यौवनारंभ। तो 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए जो हमारा ओजोन परत है ना, ओजोन परत क्या हो रहा है, धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। इसका ह्रास होने का जो मेन रीजन है, मेन कारण जो है क्या है, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। हो सके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। O3, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, O3। मतलब जब 3 ऑक्सीजन मिलता है ना तो ओजोन बनता है। तो ओजोन का मतलब यहाँ पर सूत्र हो जाएगा O3 हो जाएगा इसका सूत्र। 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि 3 टाइप का विलयन होता है, एक होता है अम्लीय विलयन, एक होता है क्षारकीय विलयन और एक होता है उदासीन विलयन। तो बात को समझ लीजिए, अगर आपने पीएच स्केल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो हमारा उदासीन विलयन होता है, जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। ठीक है। जो हमारा अम्लीय विलयन होता है ना, अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। और जो हमारा क्षार के विलयन जो होता है ना, जो हमारा क्षार के विलयन होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। उदासीन का 7, अम्लीय का 7 से कम और क्षारकीय का 7 से अधिक। तो यहाँ पर बोला गया कि वह कौन सा विलयन है, मतलब वहां पर क्षार के विलयन कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो क्षार के विलयन होता है ना उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर यही एक ऑप्शन है जिसका पीएच मान 7 से अधिक यानी कि 13, यानी जो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए से सिंपल सा बात है कि जो क्षार के विलयन जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। यहां पर देखिए परमाणु संख्या के बारे में बात हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछा जा रहा, परमाणु संख्या। तो यहां पर जल है तो जल का सूत्र होता है H2O, आपको भी पता होगा। और यहाँ पर H के ठो है तो H है 2 ठो तो लिखेंगे 2, O के ठो है O कुछ नहीं है मैंने 1 है तो 1, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2:1। ठीक है, मतलब जल में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना है, 2:1 है, यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन
सा तत्व धातु है। यहाँ पर आपको बताना देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, मतलब यहाँ पर ऐसे सिंपल सा नाम दे दिया गया ए बी सी डी, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो कौन सा इसमें से कौन सा तत्व है जो क्या धातु है। देखिए बात सिंपल है सर, जो हमारा धातु होता है ना वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, आपको पता होगा। और अगर आप लोग इसे नाम भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9 नंबर में है, तो 9 नंबर में आपका क्या है आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर 12 नंबर में है आपका, या आपका 6 नंबर में है, या आपका 8 नंबर में है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 6 नंबर यानी कि कार्बन, 8 नंबर यानी कि ऑक्सीजन, 12 नंबर यानी क्या मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम हमारे क्या है सर, मैग्नीशियम तो एक धातु है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आप देख भी सकते हैं जैसे मैग्नीशियम कितना नंबर में होता है, 12 नंबर में होता है। अगर इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी जो त्याग करता है धातु होता है, इसलिए हमारी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे देखिए 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या एक धातु है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड बोला जा रहा है, अम्लीय अब यहाँ पर बात हो रहा है अम्लीय विलयन का, तो अम्लीय विलयन का पीएच जो मान होता है मैंने आपको बताया 7 से कम, तो 7 से कम यहाँ पर कौन ठो है, ऑप्शन नंबर डी ठो है, यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 7 से कम है ही तो है, और बाद में 7 से कम कहाँ है, नहीं है, इसलिए इसका यही सही आंसर हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ बोला जा रहा है, कभी कभार प्राकृतिक पदार्थ बोला जाता है, कभी कभार मतलब कभी कभार देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यहाँ पर मतलब पदार्थ बोला गया, कभी कभार ऐसा भी बोला जाएगा कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। अगर धातु बोलेगा तो अलग आंसर होगा, और अगर कठोर पदार्थ बोलेगा तो अलग आंसर होगा। तो यहां पर क्या बोला गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे कठोर पदार्थ अगर बोला जाएगा तो आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है। और अगर सबसे कठोर धातु बोलेगा तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और सही आंसर है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है सफेद होता है, यानी कि श्वेत होता है, जिसको व्हाइट कलर हम लोग बोल सकते हैं। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र जो हमारा मानव नेत्र जो है, तो नेत्र में किस प्रकार का इमेज बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो हमारा मानव नेत्र जो है ना, नेत्र जो है ना, उसमें हमारा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट और सटीक सा आंसर है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ऐसे तरह भी बहुत सारा क्वेश्चन है, खाली आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। देखिए 2 चीज है, एक विद्युत धारा है और एक यहाँ पर आप विभव बोलिए, विभवांतर बोलिए, जो बोलिएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने के लिए धारा मापी यानी कि एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात रहा वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए होता है। विभवांतर या फिर विभव मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। बात रहा गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग देखते हैं कि हमारे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है फिर नहीं हो रही है, मतलब एक्चुअल में विद्युत धारा का दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो 18 यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं सर मॉडल पेपर में, वो सब क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक जो ऑप्शन होगा ना वह विद्युत शक्ति का मतलब सूत्र नहीं होगा, और 3 जो होगा वह विद्युत शक्ति का सूत्र होगा। तो देखिए अगर एक्चुअल में देखा जाए तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है क्या होता है, P बराबर VI होता है। क्या होता है, P बराबर VI। तो ये तो हमारा होगा सर, ये तो आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो P बराबर VI क्योंकि यहाँ पर VI दिया गया है। और जैसे हम लोग ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह पे क्या करिए आप लोग
लोग IR बिठा दीजिए। तो जैसे यहाँ पर हमारा B है तो B के जगह पे क्या करेंगे, IR बिठा देंगे, तो IR रखेंगे और यहाँ पर I पहले से है तो I क्या हो जाएगा, यहाँ पर I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। तो I स्क्वायर R मतलब ये भी सही होगा, तो ये भी मतलब आंसर नहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, जैसे कि P बराबर क्या होता है, VI होता है, और ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। तो इस I की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V/R, तो V का भी रहेगा और यहाँ पर I की जगह पे क्या रहेगा, V/R रहेगा, तो V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या ये R हो जाएगा, तो V स्क्वायर R मतलब ऑप्शन नंबर B भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा क्या नहीं सर, तो यहाँ पर हमारा होगा नहीं क्या, ऑप्शन नंबर डी कभी भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा शक्ति का सूत्र नहीं है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी IR² नहीं होगा शक्ति। ठीक है, शक्ति कभी भी IR² के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो दो ही बना पाता है, एक तो अवतल दर्पण बना पाता है और एक बना पाता है उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो यहाँ पर अवतल दर्पण तो कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, जो अवतल दर्पण है और जो उत्तल लेंस है वह किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए बात को समझिए, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक लेंस है, इस प्रकार से कोई किरण आएगी, इस प्रकार से कोई किरण आएगी, इस प्रकार से कोई किरण आएगी, और क्या होता है ये एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो टकराने के बाद इस जो बिंदु पर मिल रहा है इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहा जाता है सर फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोकस इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस इसका डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 22 नंबर तक हो गया, अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है। किसी शब्दकोश यानी कि मान के चलिए कोई डिक्शनरी है में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो डिक्शनरी होता है छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कौन से लेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो 23 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए यहाँ पर जो हमारा अवतल दर्पण होता है और जो अवतल लेंस होता है दोनों का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा दोनों क्या होगा, अवतल ही होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों अवतल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। भस्म देख के आपको डरना नहीं है, भस्म माने होता है क्षारक। तो जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षार कहेंगे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 होता है। इसको नोट करिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग क्षारक चैप्टर का है। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब डिफरेंट, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब अलग टाइप का होगा। देखिए चूना पत्थर संगमरमर जो खड़िया है, तीनों का तीनों एक ही कैटेगरी का है। ठीक है, और एक्चुअल में ये सब का मैक्सिमम मतलब जिससे यहाँ पर CaCO3 यहाँ पर सूत्र होता है, संगमरमर का भी, खड़िया का भी। ठीक है, तो ये सब जो चीज होता है तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, एक ही टाइप का। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब ये विजातीय यौगिक है। तो 27 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 27 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है, NaCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए। तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो कौन संक्षारक अम्ल है यहाँ पर आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है ना ये एक क्षारक है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक तो हमारा ये वाला रहा, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि MgOH2। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यहाँ पर पीएच मान होता है कितना होता है 10.5 यानी कि 10.5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए सल्फर माने क्या, एस, इसका परमाणु संख्या होता है 16। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 8 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना है 6 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर देखा जाए 32 33 34 तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, एक्चुअल में जैक बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सीधे एकदम हम लोग 35 नंबर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए 35 नंबर में चलते हैं और 35 से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए 35 नंबर से देखिए यहाँ पर क्या है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो हाइड्रिला का जो पौधा होता है उसमें रंध्र नहीं होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, BS4 का संबंध है। देखिए BS4 का आप लोग नाम सुने होंगे, जो हमारा गाड़ी होता है वो BS4 BS5 BS6 इस टाइप का जो गाड़ी होता है। तो BS4 क्या है, गाड़ी से संबंधित है और गाड़ी में क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसलिए BS4 जो है ये हमारा क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु प्रदूषण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, कौन है, तो हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है यही क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का वहन करते हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन, ठीक है। तो बर्थ हार्मोन हम लोग किसको बोलते हैं, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीटोसिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि बीज विकसित होता है। तो बीज कहां पर विकसित होता है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय से। कहां से, तो अंडाशय से विकसित होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि ग्रहणी भाग है। तो किसका भाग है, तो छोटी आंत का ये भाग है। अब देखिए यहां पर जो कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आवर्त सारणी वाला आपको तो पढ़ना है ही नहीं। तो यहाँ पर 41 42 43 आपको नहीं पढ़ना है, जो कि आपका आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 44 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सिलेबस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है ना, दो टाइप का होता है। एक तो हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और एक होता है असंतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त होता है, याद रखिएगा। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एकल बंध होता है, यानी कि इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा द्विबंध होता है या फिर त्रिबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर हो गया। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल हमारा आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन आता है, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा दो चीज आता है, एक आता है एल्किन और एक आता है एल्काइन। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त में हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहां पर असंतृप्त का बात किया जाए ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा और एल्किन हो जाएगा। ये दोनों का दोनों हमारा असंतृप्त है और ये ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, संतृप्त है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आगे जो कुछ यहां पर क्वेश्चंस दिए गए, जैसे मेंडलीव वाला जो हो गया तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाला है, ये भी आपका आवर्त सारणी वाला है, जो कि आपको मतलब पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में है नहीं। सर पढ़ेंगे क्यों, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। तो जो आपके सिलेबस में हम लोग वहीं से स्टार्ट करें। देखिए 49 से अब आपके सिलेबस का यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि शक्ति के बराबर होता है। देखिए शक्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल में शक्ति माने होता है कार्य बटा समय। शक्ति माने क्या होता है, कार्य बटा समय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्य का सहाय मात्रक होता है जूल,
ठीक है, बटा का बटा, और समय का मतलब होता है सेकंड, तो यहाँ पर हो गया जूल बटा सेकंड। बात समझ में आ रहा है? तो जूल बटा सेकंड यानी कि जूल प्रति सेकंड जो होगा वही होगा हमारा सही आंसर, यानी कि जूल बटे सेकंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 49 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, तो कार्य माने जूल और नीचे समय माने सेकंड, तो 49 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए क्या है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम धातु की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है ना इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही मतलब हाई होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए। आगे देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। देखिए बात को समझिए, देखिए इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध होगा। क्यों होगा बात को समझिए, देखिए जैसे कि मतलब जैसे कि कोई तार है, तार में क्या हो रहा है, धारा हमारा प्रवाह हो रहा है, धारा मतलब यहां पर बह रहा है, और प्रतिरोध का काम क्या होता है, उसको रोकेगा, उसको रोकेगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग भी कोई काम करते हैं, जब आपको कोई रोक देता है, टोक देता है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो धारा ये गुस्सा जाता है और गुस्सा से क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। गर्म माने क्या, ये उष्मा में बदल जाता है, गर्म में बदल जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ईएमएफ वाला जो है ये आपके सिलेबस से बाहर है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए क्या है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय माने आप लोग समझ सकते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे तो एक मतलब टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो कभी भी मतलब फ्यूचर में समाप्त हो सकता है, और एक बार अगर हम लोग यूज कर देंगे तो उसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोयला। कोयला हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। उसके बाद पवन, सूर्य, जल, ये सब क्या है, हमारा नवीकरणीय है, लेकिन ये जो कोयला है ये क्या है, अनवीकरणीय है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो इसको मीटर में व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 55 का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सही आंसर, 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यहां पर कार्य हमें निकालना है, तो W का जो सूत्र होता है क्या होता है, W का सूत्र याद रखिएगा, W बराबर होता है V गुना Q। क्या होता है, V गुना Q। V माने विभवांतर और Q माने जो आवेश है। तो यहां पर विभवांतर कितना 12 है तो 12 लिखेंगे, Q यानी कि आवेश कितना है, 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे, तो 12 दूनी क्या 24 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्क यानी कार्य, कार्य का समतल जूल होता है तो 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 जूल है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। यह आपके मॉडल पेपर में भी था और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहां पर क्या है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय शोषण। ठीक है, वायवीय शोषण से क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव में जो नर जनन ग्रंथि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृषण। तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 61 की स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में या फिर कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी होगा और सी भी होगा, यानी एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों का दोनों सही होगा। 61 का क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर क्या है देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नेफ्रॉन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको बोला जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, तो 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है,
तो वसा पर क्रिया कौन करता है, तो लाइपेज। तो 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइपेज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 ना, तो क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं कहां पर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 65 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 65 है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब किस प्रकार, देखिए तालाब तो मनुष्य बनाते हैं ना, तो ये कृत्रिम हो जाएगा, जो मनुष्य बनाएंगे उसको कृत्रिम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जिसको हम लोग बोलेंगे। तो 65 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि कृत्रिम, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर हमारे पास है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो कौन होते हैं, उत्पादक, ठीक है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर क्या, 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर क्या है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो इससे पहले ऑक्सीजन नहीं था, जब ऑक्सीजन हुआ उसके बाद ही यहाँ पर जीवन आया, ठीक है, यानी कि जीव का यहाँ पर उत्पत्ति हुआ। 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होता है। और आप लोग एक चीज याद रखिए, जो हमारी ये जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ से लिखते हैं। यहाँ से आपका एक भी ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो कितना है सर, या किसके बराबर होगा, तो 10 के पावर में -6 एम्पियर के बराबर होगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आगे देख लीजिए, जैसे कि 70, 71 ये सब जो है ना आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूं। मैं सीधे आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है ना, तभी इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वोल्ट यानी कि भी बराबर होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा भी होता है ना, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर W/Q एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो W यानी कि वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। Q यानी क्या, कुलम्ब, ठीक है। Q यानी कि आवेश, ठीक है, आवेश का मतलब क्या होता है, कुलम्ब होता है। तो इसका ऐसा मतलब C हो जाएगा। तो J/C हो जाएगा, यानी कि J/C। तो J/C कौन बना हुआ, ये बना हुआ, इसलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, ठीक है। और W माने क्या हो गया, देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। तो W माने J और Q माने C, और यहाँ पर बटा माने बटा, तो J/C, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, तो ये विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 हो गया क्लियर। आगे देखिए 75 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। तो देखिए जैसे कि जैसे V बराबर W/Q लिखिए, या फिर W बराबर क्या लिखिए आप, V/Q लिखिए, W बराबर V/Q लिखिए। तो W का मतलब जूल, J हो जाएगा, V का मतलब वोल्ट हो जाएगा, Q का मतलब कुलम हो जाएगा, तो V/C, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए J माने जूल हो गया, यहाँ पर C पहले लिखिए या फिर V पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। C माने कुलम, तो कुलम, और V माने वोल्ट, तो जूल बराबर कुलम गुना वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। और देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह का है, ठीक है। प्रक्रियात्मक समूह बोलिए या फिर अभिक्रियाशील समूह का बोलिए, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो CHO का यहाँ पर आपको नाम बताना। देखिए CHO माने होता है एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। आप याद रखिएगा थोड़ा सा, जो कीटोन होता है कीटोन का होता है CO, ठीक है। जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल के लिए लिखते हैं OH। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं COOH लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 76 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। देखिए हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल को जब हम लोग H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो जैसे हम लोग इथेनॉल को H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पर इथिन का निर्माण होगा, ETHENA। और इथिन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। देखिए इथिन माने होता है C2H4 होता है, इथिन माने क्या होगा, C2H4। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा सही, यहाँ पर C2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का है। इसका देखिए यहाँ पर जिंक है तो जिंक का ही होगा, तो Zn इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर जो 79 है आवर्त सारणी का है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मैंने आपको देखिए यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया पहचानने का सिंपल
मतलब यहाँ पर एक ट्रिक होता है कि तीर के इस साइड में अगर आपका एक ठो रहेगा जिसका माने संयोजन, और अगर तीर चिन्ह का अगर इस साइड में अगर एक ठो रहेगा जिसका माने होता है वियोजन। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस साइड में एक ही ठो है, इसका माने क्या हो जाएगा संयोजन। तो 80 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी प्रकार से मैं आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ जो भी रहेगा हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने सर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, देर मत करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।